सेट नंबर 1 है 2020 का और WA सेट का नंबर है। इसको पढ़ेंगे भैया। पहला इसका करते हैं नंबर 1 का। क्वेश्चन 1 का सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें से क्या लिखा है? ग्रेफाइट लिखा है। ग्रेफाइट है, पहला ऑप्शन दिया है आयनिक ठोस और दूसरा दिया है धात्विक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस और चौथा ऑप्शन इसमें से मिला हुआ है आणविक ठोस। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, अगर इनमें से ग्रेफाइट को देखा जाए तो ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है। कोई पूछता है भी ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस क्यों है, तो बेटा ग्रेफाइट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से मिलकर। और अगर आपने ग्रेफाइट की संरचना देखी है तो बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ सहसंयोजक आबंध सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी सहसंयोजक आबंध का ही एक हिस्सा है, अगर कोई ठोस पदार्थ सहसंयोजक आबंध से मिलकर बना है तो हम ऐसे ठोस को बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। तो क्या बोलता है? ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है। तो बेटा अगर 1 के का पर हम बात करें तो सहसंयोजी ठोस ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 के का जो ऑप्शन नंबर 3 है सहसंयोजी ठोस। इस बात को भी ध्यान रखना है कि कभी कभी किताबों में सहसंयोजक ठोस के नाम से आ जाता है, तो सेम चीज है, सहसंयोजक ठोस भी वही है। अभी आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 1 का खा, और 1 का खा बेटा जो है क्वेश्चन 1 का खा, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का लिखा है। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी हैं? समान ताप का मतलब अगर इन सभी विलयन जितने भी दिए गए हैं अगर सबका टेम्परेचर सेम हो तो कहता है फिर कौन से विलयन के जो युग्म हैं, जोड़े हैं, वो समपरासरी। समपरासरी जानते हो ना? समपरासरी का मतलब है कौन कौन से विलयनों के ऐसे जोड़े मिले हैं जिनके परासरण दाब आपस में समान है। क्योंकि जिन दो विलयनों के टेम्परेचर समान होने पर अगर उनके परासरण दाब समान है तो हम ऐसे विलयन को बोलते हैं समपरासरी विलयन। और इनमें से मुझे 4 ऑप्शन दिए गए। अब देखो, समपरासरी विलयन पहचानने का एक बड़ा अच्छा सा स्टाइल है। परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। अपने कोर्स में 4 अणुसंख्य गुणधर्मों को पढ़ाया गया है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। अणुओं की संख्या पर अगर डिपेंड करते हैं, अर्थात अणुओं की संख्या समान है तो गुण भी समान है, अगर अणुओं की संख्या चेंज होती है तो गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो मैं क्या देखता हूं, इन सभी सॉल्यूशंस में मैं केवल अणुओं की संख्या चेक करने वाला हूं। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 0.1 m NaCl और साथ में एक और सॉल्यूशन दे दिया गया है बेटा, और उसको भी लिख लेते हैं। कहता है 0.1 m Na2SO4। अब अगर बेटा इसको अगर सॉल्व करने में से एक चीज अगर आपको आती है कि अगर ये कंपाउंड आयनों में ब्रेक होगा, भाई 0.1 m का मतलब है 0.1 मोलर सांद्रता का विलयन बनाया गया है। किसका? नमक का। तो 0.1 मोलर सांद्रता का विलयन नमक का कब बना होगा? जब नमक को आपने कहां पर घोला होगा? जल में। अगर नमक को जल में घोला होगा तो NaCl आयनाइज भी हुआ होगा, आयनों में ब्रेक हुआ होगा। आप 0.1 m को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बस आप इतना ध्यान देने वाले हैं। NaCl अगर आयनों में टूटेगा तो बेटा Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज। कितने मॉलिक्यूल मिले आपको? कितने अणु मिलते हैं यहां पर? आप आसानी से समझ जाते हो। एक Na मिलता है, एक Cl मिलता है। अणुओं की संख्या कितनी है? 2। या आयनों की संख्या कितनी है? 2। इसको ब्रेक करते हैं बेटा। 2Na लिखा है ना, इसको आयनाइज करोगे तो 2Na पर पॉजिटिव चार्ज, SO4 पर डबल नेगेटिव चार्ज। अणुओं की संख्या चेक करोगे, आयनों की संख्या चेक करोगे, 2 और 1 3। इसका मतलब इसमें से जो 2 सॉल्यूशन आपको दिए गए इनमें से दोनों में अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या एक दूसरे से कैसी है? अलग। क्योंकि आयनों की संख्या अलग है एक दूसरे से, स्पीशीज की संख्या अलग है एक दूसरे से। इसका मतलब है ये दोनों विलयन समपरासरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका परासरण दाब आपस में बराबर रहने वाला नहीं है। क्योंकि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है और वो अणुओं पर डिपेंड करेगा। इसमें से अधिक अणु है, इसमें से कम अणु है, इसलिए इनका परासरण दाब भी ज्यादा होगा, इनका परासरण दाब कैसा होगा? कम होगा। अभी नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन देता है,
कहता है 0.1 m यूरिया देता है, और बेटा इसके साथ एक दूसरा ऑप्शन जोड़ देते हैं, इसमें से लिखा हुआ है 0.1 m NaCl। अब इनको अगर देखते हैं तो बेटा यूरिया के फॉर्मूले को आप सभी जानते हो NH2CO NH2। अगर हम इसको आयनाइज कराएं, आयनों में तोड़े, तो बेटा इसमें से दो आयन मिलते हैं, एक NH4 पॉजिटिव चार्ज और दूसरा CNO निगेटिव चार्ज। कितने अणु हो गए, कितने आयन हो गए, दो। NaCl को अगर आयनों में ब्रेक करेंगे तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज, इसमें भी आयनों की संख्या कितनी है, दो, क्योंकि दोनों में आयनों की संख्या दो है। इसका मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस का परस्पर दाब आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि परस्पर दाब तो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर दोनों में अणुओं की संख्या सेम है तो परस्पर दाब भी सेम होगा, और क्योंकि इनका परस्पर दाब सेम होगा हम इसको बोलेंगे समपराशरी विलयन। थर्ड ऑप्शन पर भी बात कर लेंगे। 0.1 m यूरिया, और साथ में बेटा एक और सॉल्यूशन दिया गया है हम लोगों के यहां 0.2 m MgCl2। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले तो सांद्रताएं अलग हैं। सांद्रता ऐसा अलग है कि जितनी सांद्रता इसकी, इससे जस्ट डबल सांद्रता ये दी गई है 0.2 m। अगर इसमें से यूरिया में अणुओं को अगर निकाल, आयनों को ज्ञात करना चाहोगे तो NH4 पर पॉजिटिव चार्ज और CNO साइनेट आयन, इसको बना लिया। इसको करोगे तो बेटा Mg पर डबल प्लस चार्ज और 2Cl पर माइनस चार्ज। ध्यान देने वाली बात है, मैं जरा सा आपको समझाने की केवल कोशिश करूंगा। 0.2 का मतलब इससे जस्ट डबल है ना, इससे जस्ट डबल का मतलब Mg अगर यहां पर अगर 0.1 m का मतलब एक NH4 और एक CNO होता है, तो यहां 0.2 का मतलब Mg डबल है और Cl कितने हैं, 4। अगर ऐसा अणुओं की संख्या को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बेटा क्या दोनों में अणुओं आयनों की संख्या या अणुओं की संख्या सेम है, नहीं, तो ये भी विलयन समपराशरी नहीं है। अभी तक की गणना में हमारे पास ये जो सेकंड ऑप्शन था ये समपराशरी विलयन के लिए था। लास्ट नंबर पर बात करेंगे बेटा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा 0.1 m CaNO3 का होल ट्वाइस, और बेटा इसके साथ एक और सॉल्यूशन दे दिया गया है। कौन सा सॉल्यूशन दिया गया है, 0.1 m Na2SO4। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। बेटा अणुओं की संख्या निकालोगे तो Ca पर डबल प्लस, और बेटा NO3 2 टाइम है ना, तो 2NO3 का माइनस चार्ज। उसको ध्यान देंगे बेटा, Na2SO4 को तोड़ेंगे तो Na2SO4 को पहले भी तोड़ चुके हैं। अभी देखते हैं क्या आयनों की संख्या दोनों में सेम है, तो बेटा 1 मॉलिक्यूल यहां है, 2 मॉलिक्यूल यहां है, इसका मतलब यहां कितने हो गया, 3। बेटा 3 तो यहां पर भी है, इसका मतलब ये विलयन भी कैसा होगा, समपराशरी। तो अगर ऑप्शन में आप आंसर लिखना चाहते हो तो आंसर कैसे लिखोगे, एक तो आपके पास जो विकल्प दिया गया है वो दूसरा, व एक और विकल्प दिया गया है चौथा, ये दोनों कैसे हैं, सत्य हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। वैसे कि इसका लिखने का कोई जरूरत है नहीं, आपके एग्जाम में आएगा, ये मैंने केवल आपको बताने के लिए किया है कि आप कैसे समपराशरी विलयनों की गणना करोगे या कैसे निकाल के दिखाओगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 4 धातुओं ABCD, ये ग नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही ग है। कहता है 4 धातुएं हैं, पहली A है, दूसरी धातु B है, तीसरी C है और चौथी धातु क्या है, D। तो भैया मैं D धातु लिखे देता हूं, और उनमें से जो A का ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1 पॉइंट प्लस 1.5 वोल्ट है, B का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो है -2.0 वोल्ट, C धातु का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो है +0.34 वोल्ट, और बेटा लास्ट नंबर पे अगर D का मानक इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं तो है -0.76 वोल्ट। V का मतलब है वोल्ट बेटा। कहता है इन धातुओं को घटती हुई सक्रियता या अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखिए। देखो साधारण सी बात है, इसको समझो। जब भी किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव में वृद्धि होती है उसकी सक्रियता घटने लगती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को ऐसा बताया ही गया था कुछ इस अंदाज में कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को के बढ़ते हुए क्रम में
या धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर आपको जो भी श्रेणी मिल जाती है आप उसको कहते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो एक वो लाइन उस पर इंपॉर्टेंट थी, क्या, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का या तो बढ़ता क्रम या तो क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्योंकि क्रियाशीलता का घटता क्रम पूछ लिया है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का बढ़ता क्रम लिख दें। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, मानक इलेक्ट्रॉन विभव इनमें से सबसे कम किसका, इसका सबसे पहले ध्यान देते हैं। अगर सबसे कम देखोगे पहले निगेटिव मानक इलेक्ट्रॉन विभव जिसका है उसको ध्यान देते हैं, क्योंकि वही सबसे कम है। अब बी और डी दो ऐसी धातुएं हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है वो निगेटिव में गए। वैसे आपके हिसाब से -2 छोटा होता है कि -0.76 ज्यादा छोटा होता है, -2। तो पहली धातु क्या आ गई, बी, ये सबसे कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, तो ये क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हो गई। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा माइनस वाले में तो 2 ही मेटल थी, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विभव है इसका, तो सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा, डी। अब बेटा ए और सी को ध्यान देना है। अच्छा ए सी में तो नंबर पॉजिटिव क्रम में चलने लगा है, आसानी से हम लोग ढूंढ लेंगे। 1.5 और 0.34 वोल्ट में मुझे ऐसा लगता है कि 0.34 जो वोल्ट है ये छोटा नंबर है, तो इसके बाद रहेगा सी और सबसे लास्ट में रहेगा क्या, ए। तो एक अरेंजमेंट आ जाएगा आपके लिए बी डी सी ए। अगर हम देखते हैं इसमें से तो ऑप्शन नंबर बी डी सी ए सेकेंड ऑप्शन सही है। तो हम इसका क्या लिख देंगे कि इसका विकल्प सेकेंड सत्य है। बेटा लास्ट नंबर पे लिखते हैं, कहता है आपको निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखो मैं कोटि की अभिक्रियाओं में से 1-2 लाइनें पहले से पढ़ देता हूं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी एक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 पदार्थों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2, और इसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी भी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो हम ऐसी अभिक्रिया की कोटि को शून्य कोटि बताते हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं, कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। आपको इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया, आपको 4 रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, और उन 4 रासायनिक अभिक्रियाओं में से जो मैं देखता हूं कि कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो बेटा ये लास्ट नंबर जो 4th पार्ट है इसका, ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया, घ नंबर। इसका विकल्प कौन सा सही रहेगा, 4th। तो हम यहां लिखेंगे विकल्प 4th, और विकल्प 4th में दिया है H2 + Cl2 और एरो लगाते हुए 2HCl। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया की पहचान हो जाएगी। अभी एक और नंबर है, एक में से ये अंगा नंबर है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कहता है एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। भैया एमाइडों से एमीन बनाया जाता था एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, जिसे हम कहते थे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया उसको बोलते थे। और हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में आपको याद होगा Br2 + 4KOH लिया जाता था। किसी भी एमाइड में Br2 + 4KOH की रिएक्शंस के थ्रू आप ऐसा बना सकते थे। तो Br2 + 4KOH तो पहला ही दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें से एमाइड से एमीन में बदलने वाला अभिकर्मक, एमाइड को एमीन में बदलने वाला अभिकर्मक वाला जो अभिकर्मक है वो है Br2 और KOH। और हालांकि Br2 + 4KOH इस्तेमाल करते थे, लेकिन रिएक्शन की बात थी, हमको बस बताना है कौन से 2 पदार्थ मिलाने होते हैं। तो ब्रोमीन जल में, ब्रोमीन में आपको क्षारीय विलयन बनाना होता है ब्रोमीन का, और ये ऑप्शन नंबर 1st है। ये विकल्प कौन सा है, 1st, और यही सत्य है। अभी लास्ट में चलते हैं, इसका 1 का
क्या नंबर आता है एक का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B1 का कि विटामिन B2 का, विटामिन B6 का या विटामिन B12 का। बेटा विटामिन B2 का नाम है ये राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का नाम कुछ थायमीन ऐसा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, तो मैं ये ऐसे लिख देता हूं राइबोफ्लेविन, या फ्लेविन भी लिखता है तो ठीक है, फ्लेविन भी लिखता है वो भी सही है। ये किसका नाम है, विटामिन B1 का। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सेकंड। तो हम यहां लिख देंगे विकल्प सेकंड सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। पेज को पलट लेते हैं, दूसरी ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है भैया, ये न्यूमेरिकल है एक। अच्छा, अरे इसको विटामिन B2 कर ले, विटामिन B1 तो थायमीन होता है। अभी आगे पढ़ते हैं। कहता है एक ठोस, अच्छा इसको पढ़ते हैं। देखो पहले लिखा है एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। आपने पढ़े होंगे इकाई सेलों के प्रकार। इकाई सेलों के प्रकार में देखो, एक मैं थोड़ा सा इधर इंडिकेट कर देता हूं। इकाई सेल कुछ ऐसे होते थे, अपने जो कोर्स में थे वो घनी इकाई सेल थे। इकाई सेलों की बनावट कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाया करते थे। ये हो गया इकाई सेल। कहता है इसमें से जो पोटेशियम परमाणु है वो क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में उपस्थित है। बेटा क्रिस्टलीय घनीय जालक के कहां पर उपस्थित है, केंद्र पर। केंद्र पर, क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र पर। यह जालक हो गया, इसके बीचों बीच कहां पर उपलब्ध है, केंद्र पर उपलब्ध है। ये पोटेशियम की लोकेशन है। और ये बात हम लोगों को अच्छे तरह से आनी चाहिए कि केंद्र वाले का बताएगा और घनी सेल के कोनों वाले की बात बता देता है तो भी हम मानते हैं, और कोनों की बात नहीं बताता है तो भी हम मानते ही हैं कि कोनों पर तो परमाणुवीय कण या अवयवी कण अवेलेबल ही होंगे। केंद्र का क्योंकि बताया है, क्योंकि कोनों पर नहीं बताएगा तो भी रखना पड़ेगा। केंद्र पर हो भी सकता है परमाणुवीय कण, नहीं भी हो सकता है, इसलिए केंद्र का उसने बता दिया है। कोनों पर तो सबको पता होना चाहिए परमाणुवीय कण है। तो परमाणुवीय कण स्थित है। कहता है पोटेशियम के 4 ग्राम में, पोटेशियम कितने ग्राम है, 4 ग्राम। तो भैया W बराबर कितने ग्राम लिख दिया जाए, 4 ग्राम अवेलेबल है। आगे में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी, जबकि पोटेशियम का अणुभार कितना है, 39 है। बेटा अणुभार को M से लिखेंगे और अणुभार है 39 ग्राम प्रति मोल। अच्छा इनमें से एक भैया बात तो अपने आप को स्वयं हमेशा आनी चाहिए। अवोगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23। हालांकि रीडिंग में कुछ ऐसा हो सकता है कि किताबों में कहीं 23 लिखा हो सकता है, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भैया, इतना टेंशन नहीं लेना है। अब आगे कहता है, हाँ एक चीज बेटा अपने मन से निकालनी होगी, जेड। अब इसको ध्यान देना है, जेड को निकालने के तरीके शायद मैंने सिखाए थे वहां। जेड को निकालने के तरीके मैं देखो बता देता हूं, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। होता है 1/8 इंटू कोनों पर उपस्थित परमाणुवीय कण या अवयवी कण, प्लस 1/2 इंटू फलक पर उपस्थित अवयवी कण, 1/4 इंटू किनारों पर उपस्थित अवयवी कण, प्लस 1 इंटू केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण। तो देखो क्या है कि हमारे यहां जो इकाई सेल दिया गया है, ना तो इसके किनारों पर कोई पार्टिकल है, ना तो इसकी फलक पर कोई पार्टिकल है। पार्टिकल कहां कहां पर है, केंद्र पर और कोनों पर। तो कोनों पर 1/8 का गुणा करते हैं। अच्छा कितने कोने हैं इसमें से, 8 कर दिया, प्लस केंद्र वाले पर 1 का गुणा करते हैं। अच्छा 1 इंटू 1,
एक तो केंद्र के लिए गुना किया गया और एक इसलिए लिखा गया तो एक ही कण केंद्र पर हो सकता है। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 8 को 8 कैंसिल करेगा, z बराबर कितना आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2 परमाणु। अर्थात मैं इसको देखकर ये समझ सकता हूं कि एक इकाई सेल में कितने परमाणु हो सकते हैं, 2। अब इसके लिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम लोगों ने के लिए इसमें से मांगा क्या है। कहता है इकाई सेलों की अनुमति संख्या, अनुमानित संख्या। तो हम देखो यहां लिखते हैं इकाई सेलों की अनुमानित संख्या। बेटा इकाई सेलों की अनुमानित संख्या का एक फॉर्मूला होता है Na। इकाई सेलों की अनुमानित Na × W/Z × M। इकाई सेलों की, ऐसा नहीं कि इसका लॉन्ग फॉर्म भी है, एक एक क्वेश्चन की स्टेप को हल करके भी निकाला जा सकता है, एक एक को भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि फॉर्मूला होता है भैया, तो हम लोग को जबरदस्ती इतने काम नहीं करने हैं कि हम फालतू में पूरा कैलकुलेशन करते घूमें। क्या बोलते हो कि Na का वैल्यू अपने मन से रख लेना है 6.022 × 10⁻23। W की वैल्यू बेटा 4 ग्राम है, अपॉन Z की वैल्यू की बात करेंगे तो Z की वैल्यू है 2 × M। M की वैल्यू है 39 ग्राम। बेटा इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें, लगभग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको क्या बनेगा, 2 बार में जाएगा। और 2 से बेटा 39 को काटने की कोशिश अगर की जाए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली केवल बात है, लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 1.99 के समथिंग, या लगभग 2 से 40 को काटोगे, 39 को 39 मानो ना, इसको 40 मान लो थोड़ी देर के लिए, तकरीबन कितना आंसर आ जाएगा 20 या 19 दशमलव कितना आ जाने वाला है 5। 19.5 से इस नंबर को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर हम इसको 20 मान लें लगभग, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इसका गुना हो सकता है, अगर इसको 20 मान लें तो 20 से इसको डिवाइड करोगे तो सबसे पहली बात तो जो 10 घात 23 है, ये 10 घात क्या हो जाएगा 22, बचा 2, क्योंकि 19 को मैंने 20 माना था, 0 से मैंने एक वो कैंसिल कर दिया। अब 2 से इसको डिवाइड करना है तो तकरीबन 3.0 के समथिंग ऐसा ही कुछ आंसर आपका आएगा। करना क्या है आपको कि ये कैलकुलेशन आप लोगों को वहां कर लेना है जाके, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेशन 19.5 से ही डिवाइड करिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालने के लिए ऐसा कर दिया, तो 3.0 करके समथिंग कुछ आ जाएगा, तो उसको देख लेना अपना। अभी नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे 2 का खा। क्या वो भाग दे लिया ना तुम लोग हैं? अच्छा वो का दिक्कत कहाँ रही ना, जो 39 ग्राम की जामा हमारा 39.9 जी इस बनीगर आए, तो हमने उसको क्या सोच लिया कि 3 ग्राम, तभी तो तुरंत वहीं से गड़बड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के खा को स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया। सबसे बड़ी बात है अवाष्पशील जो पदार्थ है वो 2.5 ग्राम है और उसको 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो भैया मेरे पास 2 पदार्थ हैं। सबसे पहला जो पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। बेटा अवाष्पशील पदार्थ को कुछ लोग या कुछ क्या सभी लोग किस नाम से जानते हैं, विलेय के नाम से। और विलेय की जो अमाउंट है अर्थात जो स्मॉल w है वो है 2.5 ग्राम। मैं आगे पढ़ूंगा इसी में से। कहता है 100 ग्राम बेंजीन में घुला गया है, क्योंकि पदार्थ 100 ग्राम बेंजीन में घुला है। बेंजीन क्या है, विलायक। तो इस न्यूमेरिकल में जो विलायक है वो बेटा क्या है, बेंजीन। अच्छा बेंजीन की वैल्यू कितनी है या अमाउंट क्या है, तो बेंजीन की अमाउंट है 100 ग्राम। अभी आगे इसमें से बात करेंगे। कहता है कि घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, अर्थात डेल्टा टी
टीबी बराबर क्वथनांक में वृद्धि को बेटा डेल्टा टीबी से लिखते हैं, और जस्ट ऐसा एक न्यूमेरिकल आता है हिमांक में कमी, उसको डेल्टा टीएफ से लिख लेते हैं। अंतर बस इतना होता है, डेल्टा टीबी की वैल्यू जो दी है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस दी गई है। अगर कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स में 0.4 केल्विन भी दे देता है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, और टेम्परेचर को जो डिफरेंस होता है वो केल्विन पैमाने पर और डिग्री सेल्सियस पैमाने में सेम रहता है, तो उस पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आगे लिखा है मोलल उन्नयन स्थिरांक की जो वैल्यू है, अर्थात जो केबी का वैल्यू दिया गया है वो है 2.67। पदार्थ के अणुभार की ज्ञात करो। पदार्थ का अणुभार का मतलब बेंजीन का अणुभार तो हमें आना ही चाहिए। बेंजीन का अणुभार निकालना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का 72 हो गया, 12 छंग 72, और हाइड्रोजन का 6 हो गया 78 ग्राम प्रति मोल। अब बेटा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, वैसे 78 ग्राम पर मोल जरूरत भी थी नहीं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू और इंटू 1000। अच्छा, 1000 का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको विलायक की मात्रा ग्राम में दी होती है। विलायक की मात्रा ग्राम में दी होती है। अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में दी होती तो इस 1000 का कोई भी अर्थ नहीं था। अणुभार निकालना तो बेटा एम को इधर ले आते हैं। केबी का वैल्यू है 2.67, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 2.5 अपॉन बेटा डेल्टा टी भी इधर आ जाएगा नीचे, तो 0.4 आ गया नीचे इंटू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100, और बेटा ऊपर तो 100 से 1000 से मल्टीप्लाई है, डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म कर लेते हैं। एक काम और कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं? ये पॉइंट हटाते हैं और यहां पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 100 बना लीजिए उसको, तो ये वाली वैल्यू जो है वो हो गई है 100। अभी थोड़ा सा और ध्यान देने वाली है बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? इसको काटेंगे, 4 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 25। एम बराबर, एक काम कर लेते हैं, 25 का मल्टीप्लाई इस पे करवा लेते हैं। देखो 25 सत्ते 175, हासिल लगा कितना? 7, और बेटा 25 छक्का 150, और 150 और 17 बचा था ना, 117 कितना? 167, 16 बचता है, और 25 दूना 50 और 16 66। अच्छा, मैं क्या ध्यान देता हूं, अगर इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 2 अंक में इधर दशमलव, 1 अंक में इधर दशमलव, 3 अंक में दशमलव इंटू 25। भैया लास्ट है कि 25 का गुना इसमें से भी करा ले, ज्यादा बेटर रहेगा। 25 पंचे 125, हासिल लगता है 12, और 25 सत्ते 175 और 12 होता है 187, 18 बच गया। 25 छः का 150 और 18 होता है 168, हासिल लगे 16, 25 छः के 150 और 16 क्या कितना होता है? 166। तो दशमलव कितने अंक में लगेगा? 3 अंक में, 166.875, और क्योंकि अणुभार है मात्रक रहने वाला है ग्राम प्रति मोल, तो 166.8 इतना ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अनसॉल्व वाले भी कहीं कहीं अपना बेचारे कमियां करे बैठे हैं पहले से। देखो बेटा, अभी एक सवाल रह जाता है, क्वेश्चन उसको छोटा है क्योंकि क्वेश्चन वहीं किनारे लिख लेते हैं। देखो बेटा, यहां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में से ग नंबर है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए, और आपको एक सेल रिप्रेजेंट करते हुए देता है। इसको देखते हैं क्या सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है उसने। CD डबल प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ, फिर इसके बाद साल्ट ब्रिज है। Ag आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और इसके बाद लास्ट में दे दिया है Ag। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है वहां पे, उसको देख लेना अपना।
जिनमें से अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न हैं। अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले दिया है CD डबल प्लस से CD में चेंज होने पर जो मानक अपचयन विभव है E नॉट की जो वैल्यू है वो है -0.40 वोल्ट है, तो मैं V लिखे देता हूं। और लास्ट में एक और रीडिंग उसी में से दी गई है Ag प्लस 4 Ag, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव यह है वो है -80 वोल्ट। अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन में से सुधारा जा सकता है, और ये सुधार कैसे करना है उसको ध्यान दे लेते हैं। अब क्योंकि इस सवाल के क्वेश्चन को देख के ही मुझे ज्यादा चीजें पता है। जैसे देखो एक पहला क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, जैसा रीडिंग दिया है आपके अनसॉल्व में मैं वैसे ही सॉल्व कर दूं। एक तो आंसर उससे आ सकता है कि सर ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें रीडिंग में जो मिला था हमको वही सॉल्यूशन चाहिए। हम एक प्रकार से उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, और दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन दे सकते हैं जो कि वास्तविकता में इस अनसॉल्व में लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है बेटा? किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव जो होता है वो इतना हाई नहीं होता कि 80 वोल्ट पहुंच जाए। भाई किसी भी, आपने सुना है जब आप बहुत ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रोड विभव लगाते हो तब कहीं वो आप वोल्टेज 2 वोल्ट 3 वोल्ट पहुंचता है। इसका कौन सा था, चांदी का 80 वोल्ट पहुंच गया, तो ये 80 वोल्ट गलत छप गया है। वास्तविकता में है 0.80 वोल्ट। जो वास्तविकता अगर देखी जाए तो इसका जो वोल्टेज है वो है 0.80 वोल्ट। अभी क्या है कि हम कैसे समझ गए थे? अब सर जी निगेटिव साइन क्यों नहीं है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सिल्वर का स्थान है वो हाइड्रोजन से नीचे है। इसका मतलब सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो पॉजिटिव ही आएगा। अब दोनों में से अब बता दो, जैसा आप सोचो वैसा कहो दो, हम वैसा लगा डालेंगे। इस ओरिजिनल रीडिंग से वैसे होगी रीडिंग यही, लेकिन क्योंकि अनसॉल्व में आपको ऐसा दिया है हम वैसा भी कर सकते थे। और आसान सी एक बात क्या होती है, अगर वैसा भी करना चाहना तो कर लेना। देखो हम कैसे लगा के दिखाते हैं तुमको, इसको पहले ध्यान दो। किसी भी सेल का जो विभव होता है E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ER माइनस EL। राइट हैंड साइड पर लिखे हुए इलेक्ट्रोड का विभव माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे इलेक्ट्रोड के विभव। तो सेल पर आ जाओ। सेल में राइट साइड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? सिल्वर। तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड विभव पहले लिखना होगा। सिल्वर का कितना है इलेक्ट्रोड विभव? 0.80 माइनस EL की वैल्यू लिखना है। लेफ्ट पे कौन सा है? कैडमियम का इलेक्ट्रोड। तो कैडमियम की वैल्यू कितनी है? -0.40। ये वाला माइनस समझ गया, फॉर्मूले से लिया गया है, वो वाला माइनस जो है रीडिंग से था। बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों को जोड़ेंगे तो 1.20 वोल्ट आ रहा है। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर देखो सोचने वाली बात, अगर इसको 80 वोल्ट लेके चलें थोड़ी देर के लिए, तो बेटा 80 में से ये वाला माइनस कर लोगे, और इसका भी साइन लेके चलें माइनस वाला करते हुए, तो बेटा 80 में से ये घट जाएगा, माइनस में कुछ आएगा 79.6 के आसपास। तो 79.6 आ जाएगा वहां से। मुझे दिक्कत कुछ में, दोनों में से कुछ भी नहीं है। जितना कैलकुलेशन इसके लिए मुझे करना है इतना ही कैलकुलेशन उसके लिए भी करना था रीडिंग के लिए, क्योंकि ओरिजिनल रीडिंग मुझे लगता है ऐसी होनी चाहिए, तो मैं इस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। तो एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे और फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का घ लिखा हुआ है, इसमें से कहता है स्कंदन क्या है। तो आप स्कंदन को कैसे पहचानते हैं? स्कंदन क्या होता है? आप जानते हैं कि किसी भी कोलाइडी विलयन के समस्त कोलाइडी कणों पर समान आवेश पाया जाता है, एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है। क्योंकि इन सभी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है, ये सारे कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए दूर दूर रहते हैं और कौन सी गति करते हैं? ब्राउनी गति करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी माध्यम द्वारा या किसी भी प्रोसेस द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा इन कणों के आवेश को क्या कर दें? समाप्त कर दें, तो ये छोटे छोटे कण आपस में क्या करना स्टार्ट? मिलना प्रारंभ कर देंगे। और जब आपस में मिलना प्रारंभ कर देंगे तो कैसे कण का निर्माण होगा? बड़े कण का। इस घटना को क्या बोलते हैं? स्कंदन। अब स्कंदन पर मैंने पढ़ाया था जब इस बात को, तो मैंने बताया स्कंदन पर स्कंदन होने के पश्चात दो घटनाएं हो सकती हैं। स्कंदित हुए पदार्थ का घनत्व तो ज्यादा हो सकता है। अगर स्कंदित हुए पदार्थ का घनत्व तो अधिक है तो फिर वो स्कंदित हुआ पदार्थ बर्तन की कहां पर आ जाएगा? तली पर। यदि स्कंदित हुए पदार्थ का घनत्व तो कम है तो वो पात्र में भरे द्रव की सतह पर तैरने लगेगा। तो स्कंदन में से ये बात थी। और फिर लास्ट में इसी में से एक और क्वेश्चन पूछा गया है,
कहता है हार्डी सुलजे का नियम को स्पष्ट कीजिए। तो हार्डी सुलजे का नियम भी था, तो उसको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले जल्दी से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या है स्कंदन, क्या कहते हैं? किसी भी कोलाइडी विलयन के कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है। एक समान आवेश पाया जाता है, आवेश पाया जाता है जिसके कारण कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए ब्राउनी गति करते हैं, जिससे विलयन स्थायी रहता है। जिससे विलयन लिखना चाहो तो विलयन लिख दो, और नहीं तो लिख सकते हो जिससे कोलाइडी विलयन स्थायी रहता है। विलयन स्थायी रहता है, कोलाइडी विलयन स्थायी रहता है, परंतु यदि हम किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों के आवेश को समाप्त कर दें। उपस्थित कणों के आवेश को समाप्त कर दें। तो समस्त कोलाइडी कण आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यह घटना कोलाइडी विलयन का स्कंदन कहलाती है। यह घटना कोलाइडी विलयन का स्कंदन कहलाती है।
कोलाइडी विलयन का स्कंदन कहलाती है। है कभी कभी बेटा हम लोगों से पूछ सकता है कि स्कंदन कितने प्रकार से कराया जा सकता है, तो मैं सब पूरे तो नहीं लिखता हूं, लेकिन फिर भी कुछ टाइप ऐसे लिख लेते हैं जिससे स्कंदन कराया जा सकता है। कोलाइडी विलयन को क्या करते हुए? उबाल कर आप कोलाइडी विलयन का स्कंदन करवा सकते हो। विद्युत अपघट्य मिलाकर आप कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकते हो। विपरीत आवेशित कोलाइडों को मिलाकर विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को आपस में मिलाकर आपस में मिलाकर अन्य भी कई माध्यम है मिलाकर कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कराया जाता है या स्कंदन कराते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात आते क्या इतने ही माध्यम है जिससे कोलाइडी विलयनों का स्कंदन हो सकता है? तो बेटा बहुत सारे माध्यम अभी भी हैं जिनसे कोलाइडी विलयनों का स्कंदन हो सकता है। आप अगर कोलाइडी विलयन को बहुत ठंडा कर देते हैं तो भी उसका स्कंदन हो सकता है। अभी आगे क्या बोल रहा था, आपको ये बात तो बतानी थी, साथ में एक चीज और लिखी थी उसी में से, कह रहा था हार्डी सुलजे का नियम भी लिखिए। तो भैया एक काम कर लेते हैं, हार्डी सुलजे का क्या लिख लेते हैं? नियम। और बेटा हार्डी सुलजे का जो नियम है ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है स्कंदन की दृष्टिकोण से। नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, अर्थात हार्डी सुलजे के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की जो स्कंदन शक्ति होती है, स्कंदन शक्ति जो होती है, स्कंदन शक्ति उसके का मतलब विद्युत अपघट्य के आयन पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होती है। अर्थात अगर किसी विद्युत अपघट्य के आयन पर उपस्थित आवेश अधिक है तो उसकी स्कंदन शक्ति भी कैसी रहने वाली? अधिक। और यदि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन पर आवेश कम है तो फिर उसकी स्कंदन शक्ति भी कैसी होगी? कम। तो मैं क्या काम कर लेता हूं, यहां लिखे भी देता हूं, धनावेशित कोलाइडों के लिए, बेटा धनावेशित कोलाइडों की बात करेंगे तो धनावेशित कोलाइडों के लिए स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होती है PO4 माइनस चार्ज 3 के पास। इससे कम स्कंदन शक्ति होती है SO4 डबल माइनस के, और उससे भी कम होती है स्कंदन शक्ति Cl माइनस। ऐसा कुछ भी लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा इसकी स्कंदन शक्ति, फिर इसके बाद इसकी स्कंदन शक्ति। चार्ज ज्यादा है, आवेश ज्यादा है, स्कंदन शक्ति ज्यादा है। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो फिर स्कंदन शक्ति डिपेंड करेगा ऋणावेशित आयन पर, और यदि कोलाइडी विलयन ऋणावेशित है तो स्कंदन शक्ति डिपेंड करेगा धनावेशित आयन पर। तो इसको भी एक को लिख लेते हैं, धनावेशित कोलाइडों के लिए तो ये लिख लिया।
ऋणावेशित कोलाइडों के लिए, तो बेटा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदन कराने के लिए हमें धनावेशित आयन चाहिए, तो इसका क्रम लिख लेते हैं। Al ट्रिपल प्लस स्कंदन शक्ति सबसे अधिक रहता है, Ng डबल प्लस उससे कम स्कंदन शक्ति रखता है, और Na प्लस तो उससे भी कम स्कंदन शक्ति रहता है, क्योंकि Na प्लस के पास चार्ज की अमाउंट कैसी है, कम है, क्योंकि चार्ज की अमाउंट कम है, आवेश की मात्रा कम है, इसलिए Na प्लस चार्ज की स्कंदन शक्ति सबसे कम होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का घा था। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। लिखता है H2SO4 का एक नमूना, H2SO4 का नमूना का मतलब होता है H2SO4 का एक विलयन आपको मिलेगा। तो हम सबसे पहले एक तरफ लिखे देते हैं H2SO4 का एक नमूना है। कहाँ गया नमूना? हाँ, नमूना 94% W/V है। बेटा 94% W/V का मतलब समझते हो ना, 94% W/V। W/V का मतलब है, अच्छा 94, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के 94% नंबर आते हैं, इसका अर्थ क्या है? 100 में से 94 नंबर। टीचर नंबर कैसे कॉपी पे देता है? 94/100। मतलब या तो उसको आप 94% बोल सकते हो, या तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए 94/100 लिख सकते हो। तो हमने इसी परसेंटेज को शो करने के लिए, इसी W/V कंसंट्रेशन को शो करने के लिए 94 की जगह 94 और परसेंट की जगह पर 100। अर्थात इसका अर्थ समझते हो, W की वैल्यू कितने ग्राम है? 94 ग्राम, और V का मतलब जो आयतन है वो कितने ml है? 100 ml है। ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। ये 94 जो ग्राम दिया है ये विलेय की मात्रा होती है, ठीक है, और जो 100 ml दिया है बेटा ये मात्रा होती है विलयन की। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी अमाउंट विलेय के लिए है, कौन सी अमाउंट विलयन के लिए। अभी मैं आगे पढ़ता हूं। कहता है यदि उसका घनत्व, उसका मतलब उस घोल का, उस विलयन का, उस सॉल्यूशन का जो घनत्व है, घनत्व, तो भैया घनत्व को काहे से लिखते हैं? D से, और वो घनत्व दिया गया है 1.84 ग्राम पर ml। अच्छा एक काम कर देते हैं, कहता है मोललता निकालनी है। मोललता के सूत्र को देख लेते हैं क्या होता है, और मोललता के सूत्र को देख लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को अपने मन से आने लगेंगी। यहाँ मोललता के सूत्र को देखते हैं। मोललता के सूत्र को बेटा m डैश से लिख लिया जाए, और सूत्र होता है W/m इंटू कैपिटल W, और ग्राम में अगर कैपिटल W है तो 1000 का क्या रहता है? गुणा। अब उसमें भी सोचने वाली बात है। कैपिटल W का अर्थ होता है विलायक की ग्राम में मात्रा निकालो या फिर किलोग्राम में, लेकिन अभी हमारे पास विलायक के लिए कोई भी रीडिंग है ही नहीं, कैसे निकालेंगे उसको ध्यान देने वाली बात है। बेटा विलयन का आयतन दिया है, विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया जाए। द्रव्यमान का एक सूत्र सुना होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणते घनत्व। द्रव्यमान निकालोगे तो हम यहां देखो लिखते हैं विलयन का द्रव्यमान। बेटा डायरेक्ट लगेगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन होता है। घनत्व दिया है 1.84 और आयतन कितना दिया है? 100 ml। दोनों का गुणा हो जाएगा तो बेटा द्रव्यमान आ जाएगा 184 ग्राम। सबसे कठिन लाइन तो अभी है जो मुझे ऐसा लगता है। कैसे? अच्छा ध्यान देना, विलयन कितने ग्राम है? 184, ठीक है। उसमें से विलेय कितने ग्राम है? 94। फिर ध्यान दो, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है? 184, और 184 में विलेय कितने ग्राम है? अगर 184 ग्राम में विलेय 94 ग्राम है तो क्या किसी व्यक्ति को यह पता है विलायक अर्थात कैपिटल W कितने ग्राम होगा? 90 ग्राम। भाई 184 ग्राम टोटल था, उसमें से 94 ग्राम तो विलेय है, तो 184 ग्राम टोटल में अगर 94 ग्राम विलेय, इसका मतलब है शेष बचा हुआ 90 ग्राम क्या है? विलायक। तो बस ये विलायक का रीडिंग निकालना जो है ये कठिन रहता है।
अब इलाके की रीडिंग निकल आई भाई, जल्दी से इसको अप्लाई कर देंगे। एम डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है 94 बाई एम की वैल्यू अगर कहेगा अणुभार, तो अणुभार कितना है, H2SO4 का अणुभार निकालोगे 98, निकाल लेना है H2SO4 का, नहीं आएगा अणुभार, 98 होता है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पे कि कैपिटल W की वैल्यू है 90 इंटू 1000, जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेते हैं, 47 दूना 94, 49 दूना 98। अगर दोनों को और सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो भैया सॉल्व करने की कोशिश ये की जाए कि हमें लगता है सॉल्व करने की कोशिश अब आपके द्वारा की जाए, अब हमारे द्वारा सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो कर लोगे इसको, कुछ भी करना क्या है, 47/49 इंटू 1000 कर लेना है, और साथ में ये ध्यान रखना ये 9 भी बाकी है, तो इसको सॉल्व करना, जो भी आए उसको अपना चेक कर लेना। आंसर कुछ ऐसा इसमें से दे रखा है 10.665 आ रहा है, तो भैया इसको देख लेना। वैसे आना चाहिए मेरे ख्याल से, अंदाजा मेरा ये है कि आएगा इतना ही। तो एक काम करोगे, बाकी को सॉल्व करें, इनको नोट कर लेते हैं, सेट के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करें नेक्स्ट क्लास पे।